नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 26 मार्च से शुरू करते हैं 26 मार्च के शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ में। साथियों पढ़िए और इस तरह से सफल होइए कि आपके द्वारा किया गया साइन एक ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। इससे बेहतरीन सफलता की कोई निशानी हो ही नहीं सकती। चलिए साथियों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां पे मैं हरीश तिवारी आपको एसएससी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से बायोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं विद कंसेप्ट एंड एमसीक्यू। वहां पे और भी चीजें हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल को आप प्लीज यहाँ पे शेयर जरूर कीजिएगा और यहाँ पे इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। हरीश तिवारी टीचर इन एसएससी एग्जामिनेशन, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्पेशल में आपको मिलने वाले हैं स्पेशल लाइव क्लासेस में। चलिए, तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बहुत ही फेमस कंपोजर थे, पोएट थे, वीणा प्लेयर थे जिनका जन्म हुआ था 23 मार्च को। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं इस प्यारे क्वेश्चन के साथ में। वो ये है कि 26 मार्च को यहाँ पे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो मनाया जाता है? तो आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्पल। यस, तो 26 मार्च इज अ पर्पल डे। आपको बता दो ये ग्लोबल अवेयरनेस डे है किसके? यहाँ पे एपिलेप्सी के लिए। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, यहाँ पे मिर्गी। तो जो मिर्गी होती है, मिर्गी बीमारी है जिसमें इंसान का शरीर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से व्यवहार करता है। हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल नहीं रहता है थोड़ा सा, तो वो मिर्गी है। और मिर्गी के लिए यहाँ पे जो विश्व अवेयरनेस दिवस है वो मनाया जा रहा है 26 मार्च को ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, वो कौन सा देश है जो इस बार 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है? तो आंसर यहाँ पे बांग्लादेश। यस, तो भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे बांग्लादेश, जिसका आज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे भी है। आज से 50 वर्ष पहले ही ईस्ट पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश की जो स्थापना वो की गई थी और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के जो मेन लीडर थे वो बन के सामने आए थे। उन्हें बंग बंधु नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसी नाम से संबोधित भी किया गया है। ठीक है, चलो तो आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 महीने के बाद इस कोरोना पैंडेमिक में के अंदर 15 महीने के बाद वो पहली विदेशी यात्रा पे गए हैं बांग्लादेश की। आपको बता दूं कि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे संबंध को सुधारने के कार्य किए गए थे और इसी के तहत यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैत्री सेतु जो ब्रिज है वो बनाया गया है। ये बना है त्रिपुरा के सबून से यहाँ पे रामगढ़ बांग्लादेश के अंदर। और आपको बता दूं कि किस नदी पर है? तो बना है फेनी नदी पर। इसको मैं पहले कवर कर चुका हूँ आर्टिकल्स के अंदर। और यहाँ पे एक नया नेशनल हाईवे भी निकला है जिसका नाम है NH208। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत ही प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान जो 2020 में दिया गया है वो अनाउंस किया गया है। वो किसे मिला है? तो ये मिला है शरद पगारे जी को। यस, तो आप देख पाएंगे कि हिंदी के बहुत ही फेमस यहाँ पे राइटर हैं प्रोफेसर शरद पगारे जी और इन्हें इस साल दिया गया यहाँ पे प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान। और ये जो व्यास सम्मान है ये दिया जाता है यहाँ पे किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जिसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। आपको बता दूं कि जो प्रेस्टिजियस व्यास पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है जो दिया जाता है इंडियन लिटरेचर की फील्ड में आफ्टर द ज्ञानपीठ पुरस्कार, आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड। चलिए, तो इसमें 4 लाख की इनामी राशि जिसमें सिटेशन भी है और लोगो मिलता है एक अच्छा खासा। 2020 में मिला है शरद पगारे जी को, 2019 में दिया यहाँ पे नासिरा शर्मा जी को, 1991 में जब ये सबसे पहले शुरू किया गया था तो ये दिया गया पे रामविलास शर्मा जी को, जिनका लेखन था पे भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे वो कौन सा जो एक्ट है या बिल है, ओके, GNCTD जो अमेंडमेंट बिल है 2021 ये पास कर दिया गया है, जिसके तहत किसकी शक्तियां बढ़ाई गई हैं? तो आंसर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आप कह सकते हैं उपराज्यपाल की। यस, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि एक अमेंडमेंट बिल है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 और इसे राज्यसभा में पास कर दिया गया यहाँ पे ध्वनि मत के आधार पे। राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह जी, उन्होंने इसे डिक्लेयर कर दिया है पास फ्रॉम द राज्यसभा। ये पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है और इसके तहत यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो LG की शक्तियाँ हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो शक्ति हैं वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। मतलब अब दिल्ली के अंदर कोई भी बिल को लाने से पहले एक प्रायर परमिशन है जो LG की लेनी पड़ेगी। तो ये एक बिल है जो अभी लाया गया है रिसेंटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश के रक्षा मंत्री हैं जो भारत पर 3 दिवसीय यात्रा पर अभी आए हैं? तो आंसर यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यस, तो जो साउथ कोरिया है उसी को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी भारत की यात्रा पर आए हैं। मैंने देखिए जो ऑल इंडिया रेडियो है इसका एक पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे कवर किया है एयर का। चलिए आप देख पाएंगे यहाँ पर कि साउथ कोरिया नेशनल डिफेंस मिनिस्टर वो 3 दिवसीय यात्रा पर है जिनका नाम है सुवुक।
और यह ये इसलिए आए हैं, देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं कि भारत और साउथ कोरिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है काफ़ी सुधरने वाले हैं, और साउथ चाइना सी के अंदर किस प्रकार से जो साउथ कोरिया है वो इंडिया की हेल्प कर सकता है टू डेवलप मोर एंड मोर थिंग्स इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन है, रिसोर्सेज भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है जो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में इंडिया को फेवर भी करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेवर करने वाला जो देश है वो फिलीपींस है। चलिए अगर हम आगे चलें कि ये है कहाँ पर, आपको ज़रा मैं इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर है, किस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये हमारा प्यारा भारत है, और हमारे भारत के पास में देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ भी हैं। तो इंडिया के पास में हम जहाँ आगे चलेंगे तो हम चलते हैं देखिए कहाँ पे, पैसिफिक ओशन की तरफ में, और पैसिफिक ओशन से पड़ता है यहाँ पे कंट्री कौन सी, जापान, और जापान के पास में कौन सा, साउथ कोरिया। देखिए ये साउथ कोरिया, ऊपर है कौन सा पे, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक लाइन बहुत डिस्प्यूटेड होती है, और ये अभी भी है, और यहाँ पे जो लाइन है इसका नाम है 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। यस, तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछ लें कि 38वीं समानांतर रेखा यहाँ पे किन दो देशों की बाउंड्री का निर्माण करती है, तो आंसर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और यहाँ पे देखिए मैंने बात की, यहाँ पे साउथ कोरिया जिसकी राजधानी यहाँ पे सियोल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मार्च को यहाँ पे कोयला मंत्रालय के द्वारा कितनी ऑफिशियल ऑक्शंस के द्वारा कितनी ऑफिशियल जो माइंस हैं इनका ऑक्शन कर दिया गया है, तो यहाँ पे 67। यस, तो कोल मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया गया है कोल माइंस का, जिसके तहत कह दिया गया कि हम कोल की माइंस से और ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाले हैं। तो 67 ऑफिशियल यहाँ पे कोयला माइंस हैं या कोल माइंस हैं जिनको भी ऑक्शन कर दिया गया है कल ही के दिन। चलिए अगर मैं कोल की बात करता हूँ ना, तो कोल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है फॉसिल से हुआ है। फॉसिल्स क्या, देखिए आज से कई करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशंस थी जब वो नीचे दब जाती हैं, या जितने भी एनिमल्स थे वो नीचे दब जाते हैं, तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो दब जाने से अर्थ से लगने वाले प्रेशर और टेम्परेचर से उनकी केमिकल फॉर्मेशन में बदलाव होंगे, एंड द फर्दर चेंजेस टू द फॉसिल्स, और यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बात करें तो भारत के अंदर देखिए बहुत तरह के कोल्स मिलते हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर बिटुमिनस भी है, सब बिटुमिनस भी है, लिग्नाइट है, और सबसे कम कार्बन कंटेंट वाला जो कोयला उसे बोलते हैं पीट। वैसे बता दूं मैं साथियों कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कोयला है वो है बिटुमिनस, लेकिन भारत के अंदर जो कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो कारगिल घाटी का क्षेत्र पड़ता है, कारगिल इलाका है, वैसे लद्दाख में आ गया पूर्ण रूप से, लेकिन है एक ही एरिया। तो जो कारगिल घाटी का क्षेत्र है वहाँ पे मिलता है कौन सा, एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिमालयस है ना, ये पहले एक सागर था, थैतीस सागर, वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो आज भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी देखिए माइक का एक रोड शो हुआ है मेड इन इंडिया, और ये कब ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे छत्रसाल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 25 से 27 मार्च के लिए। आपको बता दूं कि लॉन्चिंग हुई है मेड इन इंडिया की, और इसके तहत एक रोड शो चलाया गया यहाँ पे, कौन सा, देखिए माइक रोड शो। ये रोड शो चलाया गया है खजुराहो में, जो पड़ता है छतरपुर जिले में, और कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। तो आपको बता दूं देखिए यहाँ पे, तो जो छत्रसाल सम्मेलन केंद्र है खजुराहो के अंदर, जिला पड़ता है कौन सा, छतरपुर, और राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो इसके उद्घाटन के समय यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और देश के अंदर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल जी, वो ऑफिशियल तौर पर यहाँ पे शामिल थे, और उन्होंने ही यहाँ पे मेड इन इंडिया कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत की है। खजुराहो ही क्यों, मैं बता दूं कि इस मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ना भारत के बहुत ही फेमस जो क्षेत्र है उनको यहाँ पे चुना जा रहा है। तो शुरुआत हुई खजुराहो से। खजुराहो फेमस है अपने टेम्पल्स के लिए। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर खजुराहो टेम्पल्स है, जिनका निर्माण करवाया था पे चंदेल एम्परर्स ने, चंदेल शासकों ने, और ये मंदिर इतने प्रसिद्ध हैं कि इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यस, इन द ईयर 1986 इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो खजुराहो के मंदिर है ना, इनकी शैली है, और खजुराहो के मंदिर बनाए गए हैं पंचायतन शैली पर। ये एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। वैसे बता दूं कि भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हें अलग अलग शैली पर बनाया जाता है। जैसे उत्तर में जो मंदिर बने हैं, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बने हैं उन्हें बनाते हैं नागर शैली पर। दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं उन्हें बोलते हैं द्रविड़ शैली पर। इनका मिक्स शैली भी है जिसे बोलते हैं बेसर। लेकिन खजुराहो के जो मंदिर है वो किस पर है, पे पंचायतन शैली पर है। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ ये है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए जो टॉर्च है उसका जो मार्च है वो स्टार्ट कर दिया गया है 25 मार्च को, और किस स्टेट से किया गया है, जापान के। तो ये शुरू किया गया है फुकुशिमा से। यस, तो जो फुकुशिमा से देखिए अब एक न्यूज आई है
कि यहाँ पे जो टॉर्च है, जो ओलंपिक टॉर्च है, उसकी जो रैली है वो बिगिन कर दी गई है 25 मार्च को। 121 दिन की ये रैली है और ये लौट के आने वाली है टोक्यो के अंदर, जहाँ पे ओलंपिक्स की इस बार शुरुआत होने वाली है। वैसे ये ओलंपिक्स पिछले साल होने थे, लेकिन कोरोना पैंडेमिक में ये एक साल डिले हो गए हैं। चलो, फुकुशिमा ही क्यों, आपको बता दूं कि जब 2011 की बात करता हूँ, यस 2011 की, तो 2011 में एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था जापान के अंदर। यहाँ पे सुनामी भी थी और अर्थक्वेक भी थे, तो उसी को याद में रखते हुए इसको शुरुआत की गई यहाँ पे फुकुशिमा से। अगर हम फुकुशिमा की बात करें, चलो मैं मैप में आपको ये सारी बातें दिखाता हूँ, जरा बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। देखिए, तो मैप में इस पूरी बात को यहाँ पे जरूर देखिएगा ध्यान से। देखिए, तो यहाँ पर इंडिया है और इंडिया से चलते देखिए हम कहाँ पे, देखिए पैसिफिक ओशन की तरफ में, तो पैसिफिक ओशन और यहाँ पे देखिए इनके बीच में, सी ऑफ जापान के बीच में यहाँ पे जापान है और यहीं पे होंसो आइलैंड है। होंसो आइलैंड में पड़ता है फुकुशिमा। अगर मैं जूम करूँ फुकुशिमा को, तो ये फुकुशिमा एक नदी किनारे पड़ता है। आपसे एग्जामिनेशन में मैट पे क्वेश्चन पूछता है किस नदी यहाँ पे नदी किनारे है, तो यहाँ पे जो नदी पड़ती है मेरे साथी वो है अबुकुमा नदी। कौन सा पे, अबुकुमा नदी है और इसी के नीचे पड़ता है कौन सा पे, टोक्यो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी एक क्वेश्चन देखो फ्रिक्वेंटली बहुत चर्चा में रहा है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल जो टुलिप गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है कहाँ पे, श्रीनगर में। आपको बता दूं ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है जो श्रीनगर में है और आफ्टर कोरोना पैंडेमिक इसे यहाँ पे दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। आपको बता दूं इसे पहले जानते थे एक नाम से जिसका नाम है सिराज बाग, और 2008 में यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद जी, उन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। चलिए, तो एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन में से एक है जिनकी फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए कि अभी 25 मार्च को यहाँ पे दो इनिशिएटिव लिए गए यहाँ पे भारत को सशक्त करने के लिए। वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि दो इनिशिएटिव लिए गए यहाँ पे। पहला है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और दूसरा है IEPFA। देखिए, तो भारत के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पे आपको बता दो कि दो चीज़ों का उद्घाटन किया है, दो चीज़ें यहाँ पे एस्टैब्लिश की हैं। पहला है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर जो डेट इज CSC, और दूसरा है एक ऐप जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ऐप, एक मोबाइल ऐप है। और ये दोनों के दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं ये लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे किसका जो नाम है वो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पे सिफारिश की गई है, उनके लिए सिफारिश की गई है, तो आंसर है NV रमन्ना। यस, आपको बता दो कि वर्तमान में जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यहाँ पे बोबड़े जी, तो ऐसे बोबड़े जी उन्होंने सिफारिश की है यहाँ पे NA रमन्ना जी की, यहाँ पे NA रमन्ना जी की टू बी द नेक्स्ट CGI ऑफ इंडिया। भारत के जो पहले CSGI हैं, इनका नाम आपसे पूछेंगे तो भारत के जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो यहाँ पे हरिलाल या आप कह सकते हैं HJ कानिया जी। चलिए, तो आपको बता दो कि इस न्यूज़ को द हिंदू ने भी कवर किया है। आप देख पाएंगे जी, जस्टिस NV रमन्ना सेट टू टेक ओवर 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसकी जो सिफारिश की है वो की यहाँ पे शरद ए बोबड़े जी ने, जो वर्तमान में हमारे CGI हैं और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 23 अप्रैल को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक अनाउंस किया गया है लेजेंडरी अवार्ड यहाँ पे लेजेंडरी गायिका के लिए, जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020। तो ये जो अवार्ड है किसे दिया जा रहा है, तो ये अवार्ड दिया जाने वाला है इस बार यहाँ पे आशा भोसले जी को। यस, तो आशा भोसले जी को मिलने वाला है महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही फेमस पुरस्कार जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये शुरू किया गया था 1996 में, जो दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए, और किस फील्ड में, यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स में। तो यहाँ पे देखिए ये अवार्ड इस बार दिया यहाँ पे आशा भोसले जी को, और ये देंगे यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी। चलिए, आपको बता दूं आशा भोसले जी ने जब ये न्यूज़ पता चली थी तो उन्होंने खुद ऑफिशियल ट्वीट के बारे में इसकी जानकारी दी है। आशा भोसले जी और यहाँ पे लता मंगेशकर बहनें हैं। ये आपको बता दूं मैं कि लता मंगेशकर जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है इन द ईयर 1997। 1996 में ये अवार्ड शुरू किया गया था, 1997 में मिला यहाँ पे लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को हम सोर कोकला भी कहते हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर से इनका संबंध है। मेरे साथियों समझिएगा ध्यान से, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक बहुत ही फेमस अवार्ड है लता मंगेशकर अवार्ड, जो दिया जाता है यहाँ पे इन्हीं के नाम से। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि लता मंगेशकर अवार्ड यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलावा वो कौन कौन सी सरकारें भी देती हैं या कौन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा भी ये दिया जाता है। चलिए, आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है
कि अभी यहाँ पे एक बिल है जो अप्रूव किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा 25 मार्च 2021 को टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए कंट्री। उसका नाम क्या है? चलिए साथियों, तो ये थी आज की हमारी स्पेशल क्लास। आपको बता दो कि यहाँ पे इंडिया के बहुत बड़ा एग्जामिनेशन एसएससी से क्रैक करने के लिए अभी के अभी जुड़ जाइए इंडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, और इसके लिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लेकिन यदि आप एसएससी एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी लीजिएगा एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन। फायदे हैं बहुत सारे, आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलने वाला है, अनलिमिटेड एक्सेस है, आप जब चाहें यहाँ पे क्लासेस को पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होने वाली। और ये मान के चलिए कि एक ही बार में आपकी तैयारी यहाँ पे पूरी होने वाली है, लेकिन ये फीस पे ना कीजिएगा। यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। और साथियों, एसएससी की सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी जुड़ जाइए एसएससी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। तो ये थी हमारी 26 मार्च की बहुत ही शानदार क्लास। हम कल मिलेंगे दोबारा से सेम टाइम पे 27 मार्च को। तब तक बने रहिएगा और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।